हेलो बच्चे लोग, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर रिया मैम और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बैक बेंचेस सीरीज 2.0 के बायोलॉजी का लेक्चर 14। तो भाई आज हमारी क्लास 10th के बायोलॉजी का सेकेंड लास्ट चैप्टर है, दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। भाई इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत पूछा जाता है और कहाँ कहाँ पूछा जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, हम लोगों को पढ़ना है कि भैया हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे हम एक मंकी से हम लोग इंसान बने, ये हम लोगों को जानना है ना। तो अगर हम लोग अपने इवोल्यूशन की बात करें तो पहले तो हम लोग को जानना होगा कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। तो भैया ऐसा कोई अभी तक एविडेंस नहीं आ पाया है, बट हम लोगों के बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और उन एक्सपेरिमेंट से हम लोग को ये पता चला है कि लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, है ना। जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो किससे हुई है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिनेट हुई है। और वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ऐसे ही नहीं बन गई, भगवान की देन और बन गई, है ना। बट वो धीरे धीरे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स की वजह से बनी। तो हम लोगों को क्लास 12th में एक और चैप्टर पढ़ना है, दैट इज इवोल्यूशन। उस इवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ ह्यूमन बींग्स इवॉल्व्स, और ह्यूमन बींग्स इवॉल्व से पहले हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ कैसे आई, उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे पढ़ने का चीजें हैं। तो उसमें एक सबसे मेन एक्सपेरिमेंट है, दैट इज स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट और लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट। तो स्टेनले मिलर के एक्सपेरिमेंट के क्या था, उन्होंने बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स लिए और उससे क्या करा, लाइफ को ओरिजिनेट करके दिखाया, जैसे कि हम लोगों के बोला गया था वैसे ही, कि उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करा, उसमें चार्जेस क्रिएट करे, जनरेट करे, देन डिप्रेशंस क्रिएट करी जिसमें ओशन बना। देन ये सारी चीजें उन्होंने करके दिखाई अपने एक एक्सपेरिमेंट में। देन आया लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट करा था, उन्होंने ये बात बता दी थी हम लोगों को कि भैया जो लाइफ है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट होगी। और जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वो ऐसा नहीं है कि तुरंत आ गई है, वो भी भैया धीरे धीरे बनी है और बहुत मिलियन साल लगे हैं, बहुत मिलियन मिलियन ईयर्स लगे हैं, है ना। तो इवोल्यूशन भैया एक ऐसा प्रोसेस है जो तुरंत नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा और हर हर ऑर्गेनिज्म में होगा, और हर ऑर्गेनिज्म में होगा। ये नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर एक इंसान में हो रहा है, बाकी किसी में इवोल्यूशन हो ही नहीं रहा, पूरी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होगा। और भाई ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो भैया ह्यूमन इवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, हम लोगों को बहुत सारा पढ़ना है इसमें। तो इसमें सबसे मेन हम लोगों को जो जो पढ़ना है, दैट इज हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ कैसे, कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग के जो हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं चिंपैंजीज, है ना, तो वो कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुए। और दो हम लोगों ने प्राइमेट्स माने। तो हमारे जो प्राइमेट्स थे दो, वो थे एक हमारा ड्रायोपथिकस, जो कि कैसे थे, जो कि हेयरी थे, सॉरी, जो कि कैसे थे, हेयरी थे। और कैसे थे वो, कैसे वॉक करते थे, एप की तरह वॉक करते थे, हेयरी थे और एप की तरह वॉक करते थे। देन आई रामापिथिकस। रामापिथिकस क्या है भैया, हेयरी है, बट ये वॉक कैसे करते हैं, मैन की तरह। तो दो आए, दैट इज ड्रायोपथिकस और रामापिथिकस। ड्रायोपथिकस कैसे वॉक कर रहे थे, एप्स की तरीके, और रामापिथिकस कैसे वॉक कर रहे थे, मैन की तरीके। तो भाई हम लोगों को यही जानना है कि भैया हम लोग इवॉल्व कैसे हुए, हम लोग बने कैसे। तो अगर हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, और वो सारे चेंजेस इमर्ज करते हैं किसको, हमारे मॉडर्न ह्यूमन को बनाने में, हम लोगों को बनाने में। और इसमें कितने लाइफ लगी, कितने साल लगे, मतलब 15 मिलियन ईयर्स लगे हैं भाई इवॉल्व होने में। हम लोग को बनने में 15 मिलियन ईयर्स लग चुके हैं, है ना। और अगर हम लोग बात करें ह्यूमन एवोल्यूशन की तो भैया हम लोगों ने पढ़ा कैसे कि हम लोग इवॉल्व कैसे हुए। हमें मिली भैया फॉसिल फ्यूल्स, हम लोगों ने हर फॉसिल फ्यूल की स्टडी करी। तो बहुत सारे अलग अलग जगह से फॉसिल फ्यूल मिले थे, कुछ इथोपिया से मिले थे, कुछ तनांजिया से मिले थे। हाँ, तो हम लोगों ने बताया कि जो हमारे प्राइमेट्स हैं, यहाँ पे रहने वाले, ईस्टर्न अफ्रीकन में रहने वाले, वो कैसे है, मैन लाइक है, वो कैसे है, मैन लाइक है, मैन के जैसे हैं। और ह्यूमन इवोल्यूशन में हम लोग और क्या क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं भैया स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कि भैया हम बने कैसे,
हमारा इवोल्यूशन हुआ कैसे। देन स्टडी ऑफ फॉसिल्स, हम लोग फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमें ये फॉसिल मिला है तो क्या ये फॉसिल हम लोग से सिमिलर है कि नहीं। और स्टडी ऑफ प्राइमेट्स, प्राइमेट्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के प्राइमेट्स। अभी हम लोग को सारे प्राइमेट्स पढ़ने हैं, हम लोगों को मॉडर्न है मेन तक जब तक हम लोग आएंगे हमको सारे प्राइमेट्स पढ़ने हैं। देन स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज, कि भैया हमारे एम्ब्रियोज कैसे डेवलप होते हैं, उनके एम्ब्रियोज कैसे डेवलप होते हैं, सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो अब ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो तुम लोग को दिख रहा है, देखो यहाँ पे है ड्रायोपिथेकस, यहाँ है रामापिथेकस, यहाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नेरेंडरथल, देन क्रोमैग्नन और मॉडर्न मैन। तो देखो कितने सारे आए हैं भाई, कितने सारे आए कितने सारे गए, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, हमारी जिंदगी बना रहे हैं ये, हमें बना रहे हैं ह्यूमन, मॉडर्न मैन को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, मॉडर्न मैन को बना रहे हैं। तो भैया इनकी पूरी हिस्ट्री जानने के लिए हम लोगों ने जाना कि भैया हम होमो सेपियंस सेपियंस, हम लोग कौन, होमो सेपियंस सेपियंस इवॉल्व कैसे हुए, कैसे आए। तो हमने अपने एंसेस्टर्स को पढ़ा। तो हमारे एंसेस्टर्स हम लोग को सबसे पहले जो दिखे वो दिखे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देन होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस आर हैंडीमैन, होमो हैबिलिस आर हैंडीमैन, मतलब उन्होंने टूल्स वूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, दे आर हैंडीमैन्स, ठीक है। देन होमो इरेक्टस, भाई इरेक्टस से मतलब ये क्या है, सीधा चलना सीख गए थे, एकदम सीधा अपराइट खड़ा होना सीख गए थे। देन निएंडरथल, निएंडरथल एक वैली है भाई, निएंडर एक वैली है, वहां पे इनका फॉसिल मिला था इसलिए इनको निएंडरथल्स बोलते हैं। और क्रोमैग्नन, ठीक, क्रोमैग्नन जो कि बहुत ही ह्यूमन लाइक थे, जो कि बहुत ही ह्यूमन लाइक थे। और लास्ट हमारा होमो सेपियंस सेपियंस, लास्ट हमारा होमो सेपियंस सेपियंस। तो भाई हम लोगों को ये जानना है इनका ऑर्डर। ऑर्डर कभी कभार आ जाता है कि ऑस्ट्रोपिथेकस के बाद, कि तुम्हारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद कौन था, आता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद क्या है, हमारा होमो हैबिलिस है, होमो हैबिलिस है। देन होमो इरेक्टस, देन निएंडरथल और क्रोमैग्नन और हमारा होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो लगभग ये 6 हैं, तो हमको 6 याद करने। ये ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस हम लोग बाद में याद करेंगे, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो भैया ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, हमारे एंसेस्टर हैं, ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन मैन्स के एंसेस्टर्स हैं। और ये कहाँ मिले थे, ईस्ट अफ्रीका में इसके फॉसिल्स मिले। इसके फॉसिल्स कहाँ मिले, ईस्ट अफ्रीका में मिले। और उन फॉसिल्स की स्टडी करके पता चला कि ये पाए जाते थे 2.5 मिलियन ईयर एगो। कब पाए जाते थे, 2.5 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। अब इनके एविडेंस जाने, इनके फॉसिल्स को पढ़ा तो हमें क्या क्या दिखा, इनके क्या क्या फीचर्स थे। इनके फीचर्स थे कि ये प्रोबेबली 4 फीट टॉल थे, नॉट मोर देन 4 फीट, 4 फीट से ज्यादा नहीं। और कुछ हम लोगों में कुछ और फॉसिल्स मिले जिनमें हम लोगों ने देखा कि उनकी हाइट सिर्फ कितनी थी, 105 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर। अब अपराइट वॉक करते थे, सो दे आर बाइपेडल। बाइपेडल मतलब 2 पैरों पे चलने वाला, बाइपेडल मतलब 2 पैरों पे चलने वाले। तो ये दे आर बाइपेडल, दे वॉक अपराइट, थोड़ा सहारा लेके चलते थे बट अपराइट चलते थे। और भाई पूरी तरीके से अपराइट नहीं चलते थे। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दे आर मोर एप लाइक, दे आर मोर एप लाइक, ठीक है। अभी हम लोगों का ओरिजिन हुआ है, अभी एकदम से ओरिजिन नहीं हुआ है, हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही है अभी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद अभी धीरे धीरे ओरिजिन होना है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारे क्या थे, फर्स्ट थे, ठीक। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस में ही और क्या है, इनका जो ब्रेन है वो किसका है, चिंपैंजी के ब्रेन के साइज का है। ब्रेन का साइज कितना है, चिंपैंजी के ब्रेन का साइज का है। और ब्रेन की कैपेसिटी मतलब क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है, 650 to 750 सीसी, 650 to 750 सीसी। आप सुनो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि आप क्या सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी है, सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी है, ये क्वेश्चन आता है पहला, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि भैया कौन किस ईयर में आया था, कौन कितने साल पहले था, ठीक है। अब दे हंट विद स्टोन वेपन्स, स्टोन वेपन से हंट करते थे। और खाते क्या थे, यूजुअली खाते तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही थे, खाते क्या थे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही थे, ठीक है। मीट नहीं खाते थे, प्रोबेबली क्या नहीं खाते थे, मीट नहीं खाते थे। द अर्ली ऑस्ट्रोपिथेकस वेट अबाउट 18 kgs, देख लो कितना कम वेट है, सिर्फ 18 kgs है। और
अबाउट हाइट कितनी थी, 1 मीटर इन हाइट। तो जो पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे, मतलब बहुत पहले जो मिलते थे 2.5 मिलियन ईयर को पहले वाले, तो उसमें क्या था, जब वो इवॉल्व हुए, वो तो धीरे धीरे इवॉल्व हुए, उससे पहले वो कितने थे, 18 केजीज के थे, और 1 मीटर उनकी क्या थी, हाइट थी। दे द हेड वॉज शेप्ड लाइक एन एप्स हेड। तो तुम उनके हेड को देख सकते हो कि एप के जैसा हेड है ना, तो एप के जैसा हेड था इनका। और ये थी हमारी किसकी कैटेगरीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, कि क्या क्या था, कि अपराइट चलने में, मतलब उनको मदद करने के लिए, अब बाइपेडल थे पहले तो, और अपराइट चलने में किसी ना किसी चीज का यूज करते थे। देन स्टोन वेपन्स का यूज करते थे फॉर हंटिंग, बट दे डोंट ईट मीट, दे प्रोबेबली ईट ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फेस जो था मोर लाइक एप था, और हाइट जो थी वो कितनी थी, नॉट मोर देन 4 फीट, सॉरी 4 सेंटीमीटर बोलने वाली थी, बट 4 फीट से ज्यादा नहीं थी। वेट कितना था, 18 केजीज के अलावा, मतलब जो पहला हमारा वो मान सकते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस का हमको फॉसिल मिला है बहुत पहले वाला, तो उसमें 18 केजीज क्या था, वेट था, और उसकी वो क्या थी हमारी, 1 मीटर उसकी हाइट थी। ठीक है, अब क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 650 to 750 सीसी। सीसी इज क्रेनियल कैपेसिटी, सीसी इज क्रेनियल कैपेसिटी। बात करते हैं ऑस्ट्रोपथिकस की, ऑस्ट्रालोपथिकस के बाद होमो हैबिलिस की। होमो हैबिलिस क्या थे भैया, हमारे अर्ली एंसेस्टर्स थे, और इनका जो फॉसिल्स मिला वो हमें कहाँ मिला, तंजानिया से मिला। तंजानिया से इनका फॉसिल्स मिले थे, और हम लोग बिलीव करते थे ये कहाँ कितने साल पहले मिलते हैं, ये अबाउट 2 मिलियन ईयर अगो थे, पहले मिलते थे। अब इनके पास क्या था, टूल्स थे, तो इसीलिए इन लोगों को क्या बोल दिया, होमो हैबिलिस। हैबिलिस मींस हैंडी मैन, हैबिलिस मींस हैंडी मैन, कि उन्होंने भैया टूल बनाना स्टार्ट कर दिया, तो दे आर हैंडी मैन। ठीक है, अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या फीचर्स थे, स्मॉल थे, आर्म्स जो थी वो लॉन्गर थी देन लेग्स, और ये कैसे थे, एप लाइक थे, एप जैसे ही थे। देयर इज हाइट कितनी थी, 1 to 2 मीटर्स थी, 1 से 2 मीटर थी। ठीक, फेस कैसा था, फ्लैट था, लार्ज मोलर्स थे, मोलर्स बहुत लार्ज थे। हेयर्स ऑन द बॉडी पे बहुत बॉडी हेयर्स थे। देन ब्रेन का साइज की बात करें तो ब्रेन के साइज की बात है 650 to 800 सीसी, 650 to 800 cc. cc means cranial capacity, cc means cranial capacity। और भैया अब हम लोग जान रहे हैं उनका कितना था, 650 से 750, इनका देखो ज्यादा है ना। तो इनका ब्रेन थोड़ा सा बड़ा था, किसके ब्रेन से, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ब्रेन से थोड़ा बड़ा था। ठीक, अब सिंपल स्टोन यूज कर रहे थे टूल्स के लिए, और क्या खाते थे, अभी खाना देखो, मीट खाना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, फ्रूट और वेजिटेबल्स तो खा ही रहते हैं। ठीक है, मीट फ्रूट वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट कर दिया। ये हो गए हमारे होमो हैबिलिस की। क्या क्या थी, कि बाइपेडल होंगे पहला तो, अब सब बाइपेडल होंगे, दोनों पैर पे चढ़ेंगे, दोनों पैर पे, दो पैर पे चलेंगे। ठीक है, और इनका क्या हाइट क्या थी, 1 to 2 मीटर्स थी, और कैसे है, शॉर्ट हाइटेड है। देन आर्म्स जो है वो लॉन्गर है देन लेग्स, और ये मोर लाइक कैसे, एप्स की तरह है। इनका फेस जो है वो फ्लैट है, और लार्ज मोलर्स हैं, मोलर्स बहुत बड़े बड़े हैं, हेयर्स हैं बॉडी पे बहुत ज्यादा। और क्या बोलते हैं, ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है, 650 to 800 सीसी। दैट इज मोर देन द ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दैट इज मोर देन द ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, देन सिंपल स्टोन यूज कर रहे थे, और क्या खा रहे हैं, मीट भी खा रहे हैं, वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, और फ्रूट्स भी खा रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। देन आता है होमो इरेक्टस। इरेक्टस मतलब ही है कि भैया यहाँ से इन लोगों ने सीधा चलना, एकदम सीधा चलना, मतलब अपराइट होके चलना सीख लिया था, एकदम अपराइट स्टैंड कर सकते थे और आराम से। ठीक है, अब कहाँ मिले थे, जावा में मिले थे, चाइना में मिले थे, और अफ्रीका में मिले थे इनके फॉसिल। और इनको माना जाता है कि ये कितने मिलियन ईयर पहले के थे, 1.5 मिलियन ईयर पहले के थे। ठीक है, अब मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ होमो इरेक्टस आर जावा मैन। जावा मैन जो जावा में रहने वाले मेंस थे, उनको वो जो हम लोग जावा मेंस बोला था, तो वो है होमो इरेक्टस का एग्जांपल। और इनका ब्रेन बड़ा है देन दैट ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बड़ा है।
कितना लिखा है 900 सीसी, कितना लिखा है 900 सीसी। ऑस्ट्रेलिया का कितना था 650 टू 750। देन उसके बाद होमो हैबिलिस का कितना था 650 टू 800। अब देखो 800 से ज्यादा 900 सीसी, ठीक है। चलो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनकी, दे वर टॉल थे, अबाउट 1.5 मीटर, 1.5 मीटर टॉल थे। देन उनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, अराउंड 900 सीसी। क्रेनियल कैपेसिटी क्या है 900 सीसी तक है। फिर भैया ये फर्स्ट एंसेस्टर थे मेंस के, फर्स्ट एंसेस्टर मेन के जो क्या थे, ट्रूली अपराइट वॉक कर रहे थे, एकदम सीधा खड़े होकर वॉक कर, झुक के नहीं, एकदम सीधा सीधा वॉक कर रहे थे, ठीक। स्कल कैसा है, प्रोमिनेंट है, ब्रो रिजेस है, ब्राउ रिजेस है, तो ब्राउज के लिए रिजेस बनी हुई थी। एंड राउंडेड जॉ कैसे थी, राउंडेड, हमारी जैसे शार्प है वैसे उनकी शार्प नहीं थी, उनकी राउंडेड जॉ थी, ठीक है। फिर दे लिव्ड इन ग्रुप्स में रहते थे, 20 से 50 लोगों के ग्रुप में रहते थे, और ज्यादातर कहाँ मिलेंगे, केव्स में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, केव्स में। अब लार्ज एनिमल कह रहे, लार्ज एनिमल को हंट करते थे और उनका मीट कुक करते थे ओवर फायर। सो दे आर द फर्स्ट हु यूज फायर। तो ये थे जिन्होंने फायर का यूज करा पहले, कौन, होमो इरेक्टस। अब क्वेश्चन आ सकता है, हु आर द फर्स्ट टू वॉक अपराइट एंड हु आर द फर्स्ट टू यूज द फायर। तो फायर यूज करने वाले हमारे कौन थे, होमो इरेक्टस। और मतलब अपराइट चलने वाले भी कौन थे, होमो इरेक्टस। देन हु आर द फर्स्ट हैंडीमैन, हु आर द फर्स्ट हैंडीमैन, तो दे आर होमो हैबिलिस। हु आर द फर्स्ट हैंडीमैन, तो दे आर होमो हैबिलिस, ठीक है। चलो दे मेड द मोस्ट डिस्टिंक्टिव टूल्स एंड एक्स बना दी भाई, ठीक है। अब बात करते हैं निएंडरथल्स। निएंडरथल्स की बात करें तो कहाँ मिलेगा, एक निएंडरथल वैली है, उधर मिले थे, इसीलिए इनका नाम निएंडर वैली है, निएंडर, तो वहां मिले थे तो इनका नाम लिखा निएंडरथल्स। और ये अबाउट देखो, निएंडरथल्स ह्यूमंस लिव नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ईस्ट और सेंट्रल एशिया के पास रहते थे। कहाँ पे, 1 लाख to 40,000 ईयर्स अगो पहले मिले हैं ये। और ये क्या है, ये भैया यूजुअली क्लासिफाइड होते हैं एज अ सेपरेट ह्यूमन स्पीशीज, इनको एकदम सेपरेट ह्यूमन स्पीशीज रखते हैं। और ये यहाँ मिले थे, मोस्ट ऑफ द फाउंड इन यूरोप में ज्यादा फाउंड हुए थे। एंड वर नेम्ड आफ्टर द निएंडर वैली, जो निएंडर वैली है जर्मनी में, वहां पे इनका पहला फॉसिल मिला था, इसलिए उसके नाम के अकॉर्डिंग ये रखे गए थे, ठीक है। अब दे आर कंसिडर्ड अ नियर रिलेटिव ऑफ आवर ओन स्पीशी, तो हमारे स्पीशी का नियर रिलेटिव कौन है, हु आर द नियर रिलेटिव्स ऑफ आवर स्पीशी, इज निएंडरथल्स, इज निएंडरथल्स। तो हमारे स्पीशीज का सबसे पास वाला रिलेटिव कौन है, निएंडरथल्स है। अच्छा 4 क्वेश्चन बताए अभी तक, क्या क्या, क्लोजर रिलेटिव एक ये बताया, देन first to use fire, then first to, who are known as handymans, then first to walk upright, ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन, क्लोजर रिलेटिव इज निएंडरथल्स, देन फर्स्ट टू यूज फायर इज होमो इरेक्टस, देन who are known as handymans are the homo habilis, and first to walk upright are हमारे होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस ने क्या किया, होमो इरेक्टस ने 2 चीज नहीं करी, दैट इज आर हमारा पहला सीधा चलना और पहली बार फायर को यूज करना, ठीक है। चल फिर इनके फीचर्स क्या थे कि दे आर अबाउट टॉल, तो दैट इज 164 to 168 centimeters, that is 1.64 to 1.68 meters.
है ना। वेट कितना था, अबाउट 70 to 80 केजीज, 70 to 80, 78 केजीज का था। और इनका जो क्या बोलते हैं, ये हम लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे, और स्पेशली कहाँ पे, अपर बॉडी पार्ट में। अपर बॉडी पार्ट इनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर था एज कम्पेयर टू अस, एज कम्पेयर टू अस, ठीक है। देन इंटेलिजेंस लेवल भी क्या था, ज्यादा था, क्योंकि इनका मॉडर्न मैन से ज्यादा का क्या है, क्रेनियल कैपेसिटी है। दैट इज देन द मॉडर्न मैन with a cranial capacity of 1400 cc, that is 1400 cc की इसकी क्या है, cranial capacity है। then used क्या है, finely made टूल्स यूज कर रहे थे, हायोइड बोन थी इनके अंदर, प्रेजेंस ऑफ वॉइस बॉक्स था, इसीलिए इनके अंदर क्या थी, एबिलिटी थी टॉक करने की। फर्स्ट टू टॉक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, निएंडरथल्स, ठीक है। फिर परफॉर्म रिचुअल ब्यूरियल्स, मतलब मरने के बाद इंसान को बरी करना और ये सारी चीजें इन लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, रिचुअल्स स्टार्ट कर दिए थे। तो फर्स्ट रिचुअल स्टार्टर कौन थे, हमारे निएंडरथल्स। फर्स्ट want to talk or want to have the ability to talk कौन थे, निएंडरथल्स, ठीक है। अब इनमें हाई फ्रिक्वेंसी होती थी भैया फ्रैक्चर होने की, तो ये जो भी इंजर्ड पर्सन था उसको केव में रखते थे, उसको पूरा एकदम ट्रीटमेंट देते थे जिससे कि वो क्या हो सके, सही हो सके। देन आता है क्रो-मैग्नन की बात बताएंगे भैया, क्या है, अर्ली मॉडर्न मैन है ना, इसको क्या बोलते हैं, अर्ली मॉडर्न मैन। और ये अबाउट 4500 to 3500 ईयर्स, 45,000 to 35,000 ईयर्स एगो पहले है। और कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है। दे हैड पावरफुल बॉडीज विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, मसल बहुत स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल बॉडी है। देयर बॉडी शेप वाज लाइक मोर मॉडर्न ह्यूमन बॉडी, तो हमारे जैसी ह्यूमन बॉडी जैसी इसकी बॉडी थी। और इनमें बहुत सारे सिमिलर ऑर्गन्स थे, बहुत सारे अदर पार्ट्स क्या थे, सिमिलर थे। आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, दे had solid but heavy body with small hairs, तो हैवी बॉडी थी, स्ट्रॉन्ग थी, और क्या थी, बहुत हैवी, मतलब वो बहुत ही स्मॉल हेयर्स थे। स्ट्रेट फोरहेड था, फोरहेड कैसा था, स्ट्रेट ऐसे नहीं था, ऐसे था, ठीक है। और शॉर्ट थे, शॉर्ट एंड वाइड फेस विद लार्ज चिन, तो लार्ज चिन थी और शॉर्ट और वाइड फेस था। अब इनका ब्रेन क्या था, वाज इक्वल और स्लाइटली लार्जर देन द मॉडर्न ह्यूमंस, तो हम लोगों के बराबर था या हम लोगों से ज्यादा, ठीक है। दे कुड स्पीक, अब निएंडरथल स्पीक कर सकते हैं, तो यहाँ से भैया बात ही कर सकते हैं ये लोग। और इनके पास क्या थे, जो कैनाइन के साइज थे वो क्या थे, रिड्यूस थे। निएंडरथल ने बोलना स्टार्ट करा तो यहाँ पे ये रिड्यूस कैनाइन्स हो गई। देन इन्होंने आर्ट बनाना स्टार्ट करा, जो केव पेंटिंग देखते हो, केव आर्ट देखते हो, वो सारी चीजें इन लोगों ने करनी स्टार्ट करी। देन मेड ज्वेलरी, टूल्स एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, अपना कल्चर खुद बनाना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मेड स्टैचूज एंड डिड केव पेंटिंग, तो स्टैचूज बनाए, केव पेंटिंग बनाई, ये सारी चीजें अब इन लोगों ने स्टार्ट करी। तो केव पेंटिंग बनाना किसने स्टार्ट करा, क्रो-मैग्नन ने। केव पेंटिंग बनाना किसने स्टार्ट करा, क्रो-मैग्नन ने, ठीक है। डाई करना स्टार्ट करा, स्टिचिंग स्टार्ट करी, सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया, बास्केट बना दी इन लोग। और ये क्या करते थे, हंट करते थे लार्ज एनिमल को फूड के लिए। ऑल्सो एट थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से भी चीजें खाते थे। देन आया होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, सेपियंस दैट आर मॉडर्न मैन, ठीक है। अब मॉडर्न मैन की बात करें तो फर्स्ट अपीयर्ड कहाँ हुआ है, अफ्रीका में, ठीक है। अर्लियर स्पीशीज ऑफ मॉडर्न मैन लिव्ड इन अफ्रीका बिटवीन 75,000 to 100 years ago, कब, 75,000 to 100 ईयर को मिल रही थी। एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ 1000 ईयर्स, 100 ईयर कहाँ बोला, 10,000 ईयर्स एगो, और 10,000 ईयर एगो ही पहले क्या स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। और भैया यहाँ से हम लोग ने क्या देखा, होमो सेपियंस को देखा, ठीक है। अब इनके क्या फीचर्स थे, इनके क्या फीचर्स थे, स्ट्रेट थे, अपराइट थे, विद लेस हेयर ऑन द स्किन में बहुत कम हेयर्स थे, जैसे पहले हुआ करते थे उसके हिसाब से बहुत कम हेयर्स थे, ठीक है। इंक्रीज ब्रेन साइज अबाउट 1450 सीसी, मतलब 1450 सीसी इनका ब्रेन हो गया। और ये क्या थे, इफेक्टिव थे भैया, ये यूज करने में और बनाने में, किसको, टूल्स को बनाने में बहुत इफेक्टिव थे, यूज करने में बहुत इफेक्टिव थे। कॉन्सेप्चुअल थॉट्स थे, कॉन्सेप्ट्स
लगा सकते थे और बहुत सारी चीजें, सिंबल यूज कर सकते थे लैंग्वेज के लिए। देन कैपेबल ऑफ मेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग यंग वंस, कैपेबल है मेटिंग के और प्रोड्यूस करने के यंग वंस, इससे पहले वाले भी थे, ठीक है। स्केलेटन इज लाइटर, स्केलेटन इज लाइटर, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फ्लैट फोरहेड विद हेवी ब्राउ रिजेस, फ्लैट फोरहेड था विद हेवी ब्राउ रिजेस। देन जॉ आर लेस हेवीली डेवलप्ड, तो हमारी जॉज जो है वो लेस हेवीली डेवलप्ड है। विद स्मॉलेस्ट टीथ स्पेशली द कैनाइन टीथ, तो हमारे पास जो कैनाइन टीथ है क्या है, बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी एग्रीकल्चर टूल्स के साथ। देखो ये है पूरा मेन चीज जो तुमको याद है, ये है पूरी मेन चीज जो तुमको याद है। देखो यहाँ मैंने लिखा है फीचर्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स, यहाँ पे फीचर्स है कौन कौन से, मतलब ये फीचर्स है पूरे कौन कौन से, कि कौन बाइपेडल था, किनकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी, कैनाइन टीथ कैसे थे, फोरहेड और आईब्रो रिजेस कैसे थे, देन डेवलपमेंट ऑफ चिन कैसा था उनका, बॉडी हेयर कहता था, हाइट ऑफ पॉस्चर। और यहाँ मैंने उनके नाम स्टार्ट कर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मैंने क्या बोला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आर नॉट परफेक्टली बाइपेडल, नॉट परफेक्टली बाइपेडल। कितनी थी 500 to 700 सीसी, है ना, ठीक। लॉन्ग कैनाइन्स थे और जो फोरहेड था वो स्लैंटिंग था विद हेवी आईब्रो रिजेस, तो हेवी आईब्रोज रिजेस थी। डेवलपमेंट ऑफ चिन एब्सेंट था, बॉडी हेयर बहुत ज्यादा थे और अबाउट 4 फीट नियरली स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट खड़ा होंगे तो अबाउट 4 फीट ही होंगे। देन होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस को क्या बोलते हैं, हैंडीमैन, होमो हैबिलिस को क्या बोलते हैं, हैंडीमैन। देन बाइपेडल थे, 700 to 800 सीसी उनका वो क्या था, क्या बोलते हैं, ब्रेन का साइज था। तो लॉन्ग कैनाइन्स थे, फोरहेड कैसा था, स्लैंट था विद हेवी ब्राउ रिजेस, ब्राउ रिजेस भी थे। और डेवलपमेंट अभी चिन का हुआ नहीं। बॉडी हेयर्स क्या थे, बहुत थे। साइज की बात करें अगर स्ट्रेट खड़ा कर दिया बॉडी पोस्चर में तो उनका जो हाइट थी दैट इज 4.5 फीट, 4.5 फीट। देन होमो इरेक्टस बाइपेडल, भाई पूरे बाइपेडल अपराइट चलते थे, अपराइट ही चलते थे। क्या थी 850 to 1200 सीसी। कैनाइन्स आर रिड्यूस इन साइज, रिड्यूस हो गया साइज में। और फोरहेड क्या हो गया, लो हो गया, स्लैंटिंग विद पफी आईब्रो रिजेस, तो आईब्रो रिजेस क्या थी, पफी थी और स्लैंट थी। एब्सेंट था डेवलपमेंट ऑफ चिन, हेयरी बॉडी थी, अबाउट 5 फीट स्ट्रेट, अगर खड़ा करोगे स्ट्रेट तो 5 फीट जाएंगे। देन आते हैं निएंडरथल्स, निएंडरथल्स बाइपेडल अबाउट 1450 सीसी। देन स्मॉल कैनाइन्स, कैनाइन्स बहुत छोटे छोटे हैं, फोरहेड लो एंड स्लैंटिंग विद हेवी हेवी आईब्रो रिजेस, आईब्रो रिजेस से हेवी है, ठीक है। ट्रायंगुलर वेरी स्मॉल चिन, ट्रायंगुलर वेरी स्मॉल चिन, छोटा सा चिन्ह आया था अभी। अब बॉडी हेयर क्या हो गए, लेस हो गए। और क्या बोलते हैं, अगर इनकी हाइट की बात करें तो मोर देन 5 फीट हो गया अगर ये क्या करेंगे, स्ट्रेट खड़े होंगे। बट लोअर बॉडी इज वीक, बताया था कि इनकी अपर बॉडी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बट लोअर बॉडी क्या है, थोड़ी सी वीक है। देन क्रोमैग्नन की बात करते हैं, क्रोमैग्नन क्या है, बाइपेडल है, 15 to 1600 सीसी इनका क्या है, ब्रेन कैपेसिटी है। और क्या बोलते हैं, स्मॉल कैनाइन्स हैं, फोरहेड हाई है एंड राउंडेड, फोरहेड हाई एंड राउंडेड विद नो आईब्रो रिजेस, नो आईब्रो रिजेस, आईब्रो रिजेस नहीं है, प्रोमिनेंट चिन है, ठीक। वेरी लेस हेयर बॉडी, बॉडी हेयर्स बहुत कम है। और 5 to 6 फीट अगर स्ट्रेट खड़े हैं, स्ट्रेट खड़े हैं तो 5 to 6 फीट। देन आते हैं होमोसेपियंस, सेपियंस, भाई हम लोगों की बात हो रही है, हम लोग कैसे हैं, बाइपेडल हैं, अबाउट 1450 सीसी हमारे पास ब्रेन कैपेसिटी है। देन कैनाइन बहुत ही रिड्यूस्ड है साइज में, बहुत ही छोटे हैं। फोरहेड जो है वो बहुत हाई है, राउंडेड है विद नो आईब्रो रिजेस, आईब्रो रिजेस नहीं है। प्रोमिनेंट पॉइंटेड चिन, प्रोमिनेंट पॉइंटेड चिन है, ठीक है। वेरी लेस हेयरी बॉडी, बॉडी हेयर्स बहुत कम है। और 5 से 6 फीट है अगर स्ट्रेट खड़े हो तो, अगर स्ट्रेट खड़े हो तो 5 से 6 फीट इनकी हाइट है। तो ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट के लिए हम लोग क्या मार्क करते थे, अपना हैशटैग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चल
अब हम लोग बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन कि भैया हम लोग इवॉल्व कैसे हुए। देखो बहुत सारी थ्योरीज थी, थ्योरी बहुत सारी थी, बट हम लोगों ने पढ़नी सिर्फ दो है, दैट इज लेमार्क की और डार्विन की। लेमार्क और डार्विन। देखो लेमार्क की थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और डार्विन की क्या थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेमार्क की थ्योरी को बोलते थे लेमार्किज्म और डार्विन की थ्योरी को बोलते हैं डार्विनिज्म। ठीक है, तो अब धीरे 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 हम लोगों को ये थ्योरीज पढ़नी है। पहले हम लोग लेमार्क की थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और फिर डार्विन की पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन वाली। लेमार्किज्म, लेमार्क की थ्योरी पढ़ते हैं। तो भैया लेमार्क की थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, कि हमारी लाइफ टाइम में हमने जो कैरेक्टर एक्वायर्ड किया है वो हमारे क्या बोलते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होगा। क्या ये सही बात है कि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होगा, कि हमने कोई एक्वायर्ड कैरेक्टर करा है और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होगा? तो भैया लेमार्क की इस थ्योरी को गलत प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था ऑगस्ट वाइजमैन। क्या नाम था, ऑगस्ट वाइजमैन। उन्होंने कहा जैसे सपोज लेमार्क ने बोला कि जिराफ की जो पहले जिराफ क्या हुआ करते थे, बहुत छोटे हुआ करते थे, ठीक है, उनकी हाइट डियर जैसी ही थी, उससे ज्यादा नहीं थी। तो क्या हो गई, ड्रॉट आई, ड्रॉट की वजह से जो नीचे नीचे ग्रास थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई, बट ट्रीज जो लंबे लंबे थे वो अभी थे, वो नीचे से पानी ले लेते थे, वो थे, ठीक है। बट जो हमारे क्या बोलते हैं जिराफ थे, उन्होंने अपनी क्या बोलते हैं फोर आर्म्स को और मतलब लिम्स को और क्या बोलते हैं नेक को स्ट्रेच करना स्टार्ट करा, और धीरे 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 ये हर किसी जनरेशन में दिखने लगा कि एक जनरेशन का करा पहुंचने के लिए, फिर दूसरी आई, दूसरी ने और करा, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा लंबे उनकी गर्दन हो गई। जो कि सही है कि गलत, ये तुम लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर मैं तुम लोगों को बताती हूँ अब ऑगस्ट वाइसमैन ने क्या करा। ऑगस्ट वाइसमैन ने बताया कि भैया क्या आप जो चीज अपनी लाइफ स्पैन में एक्वायर कर रहे हो उसको तुम इनहेरिटेड कर सकते हो क्या, वो दूसरे कैरेक्टर मतलब दूसरी जनरेशन में जा सकती है, विच इज रॉन्ग। तो उन्होंने क्या करा, ऑगस्ट वाइसमैन ने 21 जनरेशन ऑफ रैट ली, पहले ही एक जनरेशन ली, उसकी पूछ काटी, दूसरी जनरेशन में पूछ आई, ठीक है, दोबारा पूछ काट दी, तीसरी जनरेशन में पूछ आई, फिर दोबारा काट दी। भाई ऐसे उन्होंने 21 जनरेशन तक करा, रैट की पूछ काटते गए, ठीक। फिर उन्होंने बताया कि भैया जब तक आपके किसमें जर्म सेल में कोई चेंज ना हो तब तक आपका सोमैटिक सेल्स कोई काम करे। सोमैटिक सेल्स में चेंज नहीं इनहेरिटेड होगा भाई, सोमैटिक सेल्स में चेंज इनहेरिटेड नहीं होगा, बट अगर जर्म सेल में चेंज हुआ है तो वो इनहेरिटेड होगा। तो ये पूरी थ्योरी को, लेमार्क की पूरी थ्योरी को गलत प्रूफ करने के लिए कौन थे, ऑगस्ट वाइसमैन, जो तुम लोग की बुक में नहीं दिया है बट मैंने बता दिया, ठीक है। चल अब अगर हम लोग लेमार्क की बात करें तो भैया लेमार्क के पास एक बुक थी जिसका नाम था फिलोसफी और जूलॉजी की, ठीक है। तो उनकी बुक में उन्होंने बताया था कि भैया कैसे कैसे एक ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है, फिर वो ऑफस्प्रिंग क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करता है, और अडेप्ट करने के बाद क्या करता है, कुछ ऑर्गन वो यूज करता है, कुछ काम के नहीं होते तो वो डिसयूज करता है, मतलब यूज भी नहीं होते, फंक्शनल नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। देन धीरे धीरे वो कहते रहे जो ऑर्गन्स बहुत ज्यादा काम करेंगे, जो ऑर्गन्स बहुत ज्यादा काम करेंगे वो बहुत अच्छे बनते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे, और जो बहुत कम काम करेंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नॉन फंक्शनल होते जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। ये पूरा लेमार्क ने कहा था, ठीक है। अब लेमार्क की इस थ्योरी को बोला गया कि उन्होंने बहुत सारे अपने पोस्टुलेट्स रखे। तो पहला पोस्टुलेट जो था उनका था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि भैया जो हम ऑर्गन ज्यादा यूज करेंगे वो हमारा ज्यादा डेवलप होगा, और जो हम कम यूज करेंगे उसको कम डेवलप होगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। देन उन्होंने बोला इन्वायरमेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को अडेप्ट करते हैं, और उसमें क्या बनाते हैं, हमारी नई नई नीड्स आती हैं, ठीक। फिर उन्होंने कहा कि इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने नई नीड्स लाए हैं, नए कैरेक्टर्स लाए हैं, वो
एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होंगे, इनहेरिटेड होंगे। वो एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होंगे, इनहेरिटेड होंगे। तो अब ये तीनों को हमको पढ़ना है कि भैया उनके क्या यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स था, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स, और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो बात करते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो मैंने तुमको बताया कि जो ऑर्गन हम लोग कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा डेवलप होगा, और जो हम कम यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस यूज नहीं कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पुअरली डेवलप हो जाएगा या अनफंक्शनल हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस यूज करने वाले ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, बेटर डेवलप होंगे। और जो हम लोग धीरे धीरे यूज ही नहीं कर रहे हैं, वो कैसे हो जाएंगे, फाइनली डिसअपियर हो जाएंगे या ग्रेजुअली क्या हो जाएंगे, साइज में डिक्रीज हो जाएंगे। बट इन्हीं ऑर्गन्स को जो डिसअपियर होने वाले या साइज में डिक्रीज होने वाले हैं, बट अभी हम लोगों में प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और इस वेस्टिजियल ऑर्गन्स का एग्जाम्पल हम लोगों को अभी पढ़ना है, पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। फिर इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स। तो भैया हम लोगों ने बताया कि भैया एक क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट कैसे ऑर्गेनिज्म की नीड्स पे इफेक्ट कर रहा है, कि इट इन्फ्लुएंसेस द फंक्शनिंग एंड बिहेवियर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग, बिहेवियर सब में काम करता है, और इसके अंदर नए स्ट्रक्चर्स लाता है, ये सारी चीजें लाता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या कर लेगा, कुछ नए ट्रेट्स को अक्वायर कर लेगा। जैसे जैसे एक एग्जांपल कि भैया स्कूल, घर से स्कूल जाना था, पहले तो पापा चले जाते थे छोड़ने, बट जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, हम लोग ने कहा लाओ भाई हम लोग खुद साइकिल से जाते हैं या स्कूटी से जाते हैं, तो हम लोगों ने स्कूटी चलाना सीखा, साइकिल चलाना सीखा। तो ये क्या हो गया, एक एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया जो तुमको अपने एनवायरमेंट में रहने के लिए अडेप्ट किया तुमने, ठीक। अब क्या, मेरी बात, क्या ये एक्वायर्ड कैरेक्टर तुम्हारी जनरेशन में जाएगा, तुम्हारी अपकमिंग जनरेशन में जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भैया तुमको भले ही गाड़ी चलानी आती हो, तो तुम्हारा बच्चा थोड़ी ना जैसे ही पैदा होगा वो गाड़ी चलाना सीख जाएगा, उसको सिखाना पड़ेगा, है ना। तो यही बात उन्होंने बोली कि ये जो हमारा न्यू कैरेक्टर्स हम लोगों ने एक्वायर्ड करे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे, इनहेरिटेड हो जाएंगे दूसरे जनरेशन में, इनहेरिटेड हो जाएंगे दूसरे जनरेशन में, ठीक है, ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। और हर जनरेशन में एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होगा, चेंज होगा, इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा। हर जनरेशन में ये चेंज होगा, इंक्रीज होगा और इंप्रूव होगा, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने कौन से एग्जाम्पल दिए, इन्होंने दो एग्जाम्पल दिए। इन्होंने बोला इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्स ऑफ जिराफ, जिराफ के फोर लिम्स और लॉन्ग नेक जो लंबे हुए हैं वो इसकी वजह से हुए। देन वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, पर पढ़ेंगे कुछ ही। चलो नेक की बात कर लेते हैं। देखो पहले क्या था कि पहले ये देखो तुमको छोटी छोटी ग्रासेस देखो कि जब फेवरेबल कंडीशन थी तो ये ग्रासेस भी थे, तो क्या वो डियर के साइज के होते थे, नीचे से खा लेते थे, नीचे से उन्होंने खा लिया। तो अब क्या हुआ, एक नेचुरल क्लेमेटी आई, नेचुरल क्लेमेटी आई, ड्रॉट आई, जो भी मान लो तुम ना, वो आई। उसकी वजह से क्या हुआ, नीचे वाले जो थे ग्रासेस वो खत्म हो गए, ऊपर लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज बचे। अब उस लॉन्ग ट्रीज तक पहुंचने के लिए उन लोगों ने अपने नेक को क्या करा, इलोंगेट करा, स्ट्रेच करा, और फोर लिम्स को भी करा। फिर वो धीरे धीरे हर जनरेशन में दिखे। ये पूरा इसका सारांश है। सारांश मतलब मैंने तुम लोग को ब्रीफली बता दिया। तो देखो कह रहा है लेमा कि जो एंसेस्टर जो थे जिराफ के, वो उनके पास क्या थी, शॉर्ट नेक थी और शॉर्ट फोर लिम्स थे। फोर लिम्स भी कहते थे, शॉर्ट थे, और वो कैसे दिखते थे, जस्ट लाइक हॉर्सेस और डियर्स, डियर्स और हॉर्सेस के जैसे दिखते थे। तो वो काम क्या खाते थे भैया, हमारे ग्रासेस खाते थे। फिर क्या हुआ कि कुछ हुआ तो हमारे जो ग्रासलैंड्स थे वो रिप्लेस्ड हो गए किसके, थोड़ी बड़े बड़े ट्रीज में। अब ये जो ग्राउंड की वेजिटेशन थी वो क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। उसकी वजह से एंसेस्टर जो जिराफ के थे उनके पास क्या खाना रह गया कि भैया तुम लीफ ही खाओगे, ऊपर वाली है ना, ऊपर वाली लीफ खाओगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच करे अपनी नेक को, फोर लेग्स को, कि जिससे कि वो कहाँ पहुंच सके, लीव्स तक पहुंच सके। और ये जो ग्रेजुअल मतलब ये करते 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 इलोंगेशन हुआ नेक और फोर लिम्ब का। अब ये हमें क्या बोलते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में दिख रहा है, ऐसा उनका कहना था, ऐसा उनका कहना था, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें वेस्टिजियल ऑर्गन्स की, तो वेस्टिजियल ऑर्गन भैया वो ऑर्गन्स है जो हमारे में प्रोड्यूस्ड है
इन रिड्यूस फॉर्म, मतलब या तो पुअरली डेवलप्ड है या वो नॉन फंक्शनल है, या पुअरली डेवलप्ड है या वो नॉन फंक्शनल है। तो ऐसे कौन से इन्होंने मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन को लिया था फॉर द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन को साबित करने के लिए कि भैया जो ये ऑर्गन यूज होगा वो रहेगा, जो नहीं यूज होगा वो डिसयूज, मतलब वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और हमें क्या पता है 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी में, और उनमें से हमको 3 पढ़ने हैं मेनली। पहला इज विजडम टीथ, जो थर्ड मोलर है। तो भैया जब हम लोगों की डाइट पहले के जमाने में बहुत क्या बोलते हैं मीट खाने वाली थी और वो प्लांट्स बेस्ड खाने वाली थी, तो हम लोगों को थर्ड मोलर की जरूरत पड़ती थी ग्राइंडिंग के लिए, ज्यादा ग्राइंड करने के लिए। बट धीरे धीरे हमारे मॉडर्न मैन की क्या हुई, डाइट चेंज हुई। डाइट चेंज होने में क्या हुआ, हमें उतनी जरूरत नहीं पड़ती अब थर्ड मोलर की। अगर वो है तो है, नहीं है तो भी ठीक है, हम लोग अपना काम कर लेते हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, उसका काम डिग्रेड हो रहा है, तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक, देन ऐसे ही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम क्या था भैया, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करना। सेलुलोसिक फूड जो था उसके डाइजेशन में हेल्प करना। पहले हमारे एंसेस्टर खाते थे भैया प्लांट पर, जो पौधा मिल जाता था उसी को खा लेते थे। बट अब धीरे धीरे हमारी डाइट इंप्रूव हुई है, हम लोग अलग अलग चीजें खाते हैं, है ना। तो अब हमारी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कुछ ज्यादा काम नहीं है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक्सटेंट हो जाएगा। देन आता है पिन्ना। पिन्ना की एक मसल्स होती है जो पहले के टाइम पर जो हमारे वो होते थे एंसेस्टर्स, उनमें यूज होती थी कि वो क्या करते थे, डायरेक्शन एडजस्ट करते थे। पिन्ना की डायरेक्शन इधर इधर उधर जैसे एडजस्ट करनी थी उस मसल से कर लेते थे। बट हम लोग को जरूरत नहीं है, हम लोग को जरूरत नहीं है, तो ये भी क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। देन एक और, इसमें मैंने डाला नहीं है, एक और है, दैट इज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो पहले क्या होता था, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती थी, जैसे कि क्या बोलते हैं, हमारे वाटर करंट को और एयर करंट को बचाने के लिए, आइस को बचाने के लिए, इन सब चीजों से। तो अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, वाटर करंट है ही नहीं हमारे पास, तो अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। चल अब बात करते हैं डार्विन की थ्योरी की। भैया ये चैप्टर का लास्ट चीज है, दैट इज डार्विन की थ्योरी। और डार्विन की थ्योरी की बात करें तो भैया डार्विन ने दी थी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। उनकी एक पूरी बुक थी, उसमें उन्होंने दी थी, जो बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसमें बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये पूरा नाम था, बाय नेचुरल सिलेक्शन। और इन्होंने ये 13 जून 1858 में पब्लिश करी थी। अब पोस्टुलेट्स क्या थे इस थ्योरी के, तो मेन पोस्टुलेट्स है ओवर प्रोडक्शन। अब हम लोग जानते हैं हर ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है रिप्रोड्यूस करने के, हर ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है रिप्रोड्यूस करने के, तो वो ओवर प्रोड्यूस भी कर सकता है। जैसे इसमें तुम लोग की बुक में जो एक एग्जांपल दिया था ओएस्टर का दिया था कि ओएस्टर लगभग 40 to 60 मिलियंस एक बार में क्या बना सकते हैं, एग्स बना सकते हैं। और सारे एग्स अगर हैच हो गए तो वो क्या हो जाएगा, एक अर्थ की साइज का बन जाएगा। तो ये ओवर प्रोडक्शन को रोकने के लिए क्या है, हमारे एग्जिस्टेंस फॉर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल हुआ कि इतने कम सोर्स है, इतने कम रिसोर्सेज है, इसमें कौन सरवाइव करेगा, जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो सरवाइव करेगा। तो वेरिएशन दिखते हैं हम लोगों को कि हम लोग अपने भाई बहन से सिमिलर नहीं दिखते, अलग अलग दिखते हैं। दीज आर द वेरिएशन जो हम लोगों में दिखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचर सेलेक्ट करेगा कि कौन फिट है, उसको सर्वाइव करना है। ठीक, चल ओवर प्रोडक्शन हम लोग जानते हैं इनॉर्मस फर्टिलिटी है एनिमल्स की, और उसकी वजह से जैसे कि तुम लोग को मैंने बताया 60 to 80 मिलियन ओएस्टर जो है वो एग ले करता है। और अगर ये सारे एग क्या हो गए, हैच हो गए, तो सब में से क्या होंगे, यंग वन सर्वाइव कर जाएंगे। और 2-3 जनरेशन में हमें क्या दिखेगी, एक ऐसा साइज दिखेगा जो कि कितने का होगा, अर्थ का होगा। जैसे ये पैरामीशियम, वो भी क्या करता है, डिवाइड करता है एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स इन 48 आवर्स। तो उनमें क्या होगा, बहुत सारा मास बन जाएगा। तो ऐसे ही हम लोगों को क्या, ये ओवर प्रोडक्शन को रोकना है। तो ओवर प्रोडक्शन के लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो कम रिसोर्सेज है, तो उन कम रिसोर्सेज में जो ज्यादा सरवाइव कर गया, जो ज्यादा सही से रह गया, वो क्या आ जाएगा, सरवाइव कर पाएगा। तो डार्विन ने बोला कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं लाइक एयर, स्पेस
फूड, वाटर, मिनरल्स, वो अर्थ पे क्या है, लिमिटेड है। पर ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन मींस ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन होगा इंटेंस, फॉर किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, कि भाई जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। ठीक, देन आता है वेरिएशन। हम लोग जानते हैं कि जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं सिमिलर तो होते हैं, बट कुछ ना कुछ उनमें क्या आते हैं, वेरिएशन भी आते हैं। आइडेंटिकल एकदम नहीं होता है, जैसे मैं और मेरा भाई एकदम आइडेंटिकल नहीं है, वैसे ही हो सकता है कुछ आइडेंटिकल ट्विंस हो, ठीक है, बट मेरा भाई आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, तो हम लोग आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। अब क्या क्या डिफरेंस दिख सकता है, उनका शेप डिफरेंस दिख सकता है, साइज लंबा है मुझसे, भले ही छोटा है बट लंबा है ना। कलर डिफरेंस है, गोरा भी है। बिहेवियर का डिफरेंस है बहुत ज्यादा, तो हम लोगों के बिहेवियर का बहुत डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें क्या है, नेचर का लॉ है वेरिएशन का। वेरिएशन का लॉ किसका है, नेचर का। देन हमारा नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब डार्विन ने इसको क्या बताया कि भैया जो ऑर्गेनिज्म है विद फेवरेबल ट्रेट्स, जो फेवरेबल ट्रेट्स हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वही सर्वाइव कर सकता है। जैसे मैंने एक स्टूडेंट लिया, मैंने कहा एक था एक बी, ठीक है। ए पढ़ने में बहुत तेज था, अब बी सही है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है, बट बी इज गुड एट मेकिंग रील्स, इज गुड एट मेकिंग रील्स, और ये नहीं कर पाता था। तो बताओ अगर कंपटीशन हुआ रील्स बनाने का तो कौन जीतेगा, तो बी जीतेगा ना भाई। ऐसे ही कंपटीशन हुआ किसी पढ़ाई की चीज का तो कौन जीतेगा, ए जीतेगा। तो जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो विन करेगा, वो सरवाइव करेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उसमें प्रेडेटर किसको देखता है, जो वीक हो, जो वीक हो, जो वीक होगा वो क्या हो जाएगा, उसको वो खा के खत्म कर देगा, और जो स्ट्रांग होगा वो क्या हो जाएगा, सरवाइव कर जाएगा अलग से ही, ठीक है। इसमें डेजर्ट प्लांट का दिया गया है, तो इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, कि भैया अपने नेचर के अकॉर्डिंग थोड़ा अडेप्ट कर लेना इज बेनिफिशियल, अपने नेचर के अकॉर्डिंग थोड़ा अडेप्ट कर लेना इज बेनिफिशियल। चलो, अब डार्विन ने अपने दो भैया एग्जांपल दिए सपोर्ट करने के लिए। पहला था इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। उन्होंने कहा जिराफ की ऐसा नहीं था कि कुछ शॉर्ट हाइटेड थे कुछ लॉन्ग हाइटेड थे, कुछ शॉर्ट हाइटेड थे कुछ लॉन्ग हाइटेड थे, तो जो लॉन्ग हाइटेड था वो तो सरवाइव कर गए खा के, बट शॉर्ट हाइटेड वाले नहीं कर पाए तो वो डेड, ठीक, ये हम मान सकते हैं, ये हम मान सकते हैं थ्योरी। अब एडेप्टेशन ऑफ पेपर्ड मोथ, पेपर्ड मोथ ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला है ना, तो ये जरूर पूछा जाता है, ये तो भाई बहुत पूछा जाता है। चल बात करते हैं हमारे जिराफ के इवोल्यूशन की। तो देखो यहाँ पे तुम देख रहे होगे कुछ शॉर्ट हाइटेड जिराफ हैं, कुछ लॉन्ग हाइटेड जिराफ है। तो जो शॉर्ट हाइटेड है वो तो नीचे नीचे का खा रहे थे, और जो लॉन्ग हाइटेड है वो ऊपर का लीव्स खा रहे थे, और वो बट जब एक नेचुरल क्लेमिटी आई तो नीचे की चीजें क्या हो गई, सूख गई, बट ट्रीज रह गए। तो जो छोटे छोटे वाले जिराफ थे वो क्या, जो छोटे छोटे वाले जिराफ थे उन्होंने क्या करा भैया, वो धीरे धीरे क्या हो गए, मर गए, धीरे धीरे क्या होगा, वो डाई हो गए। तो उसकी वजह से हमारे जो लंबे वाले थे वो बचे, और उनकी स्पीशीज अब हम लोग देख रहे हैं, विच इज गुड, हम लोग ये मान सकते हैं। दिमाग वाली हम लोग मान नहीं सकते। तो अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाय डार्विन, the ancestor of giraffe showed variation in their population, वेरिएशन था भाई उनके पॉपुलेशन में, कुछ लॉन्ग नेक थे कुछ शॉर्ट नेक थे, है ना, सारे एग्जिस्ट करते थे सारे, ऐसा नहीं है सिर्फ लॉन्ग नेक वाले या शॉर्ट नेक वाले एग्जिस्ट करते हो कि लंबी नेक कर करके उन्होंने मतलब स्ट्रेच कर करके लंबी नेक कर दी, ठीक। When ground vegetation disappeared, जब डिसअपियर हो गई तो लॉन्ग नेक वाले जो जिराफ है वो क्या कर लिए, वो सक्सेसफुली सरवाइव कर सके ऊपर की लीव तक पहुंचने के लिए, और वो क्या कर लिए, सरवाइव कर लिया, वो डाई नहीं हुए। बाकी जो शॉर्ट वाले थे वो डाई हो गए। तो फेवरेबल लॉन्ग जिराफ फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो डार्विन ने क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन ने किसने को फेवरेबल किया, फेवर किया, जो भैया हमारा जिराफ लॉन्ग वाले नेक का था। अब उससे हम लोगों के यानी जनरेशन में दिखा, अगली जनरेशन में भी वही जिराफ दिख रहे हैं। देन एडेप्टेशन ऑफ पेपर। अब इसमें क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो हमारी ट्रीज थी उनकी बाग्स में क्या लग जाते थे, लाइकेन लग जाते थे। लाइकेन इज द एल्गी फर प्लस फंजाई, ठीक है।
अब लाइकेन जो होता था वो व्हाइट कलर का या लाइट कलर का होता था, जो भी कह लो। तो दो टाइप के मॉथ प्रेजेंट थे, एक डार्क विंग मॉथ, एक लाइट विंग मॉथ। तो अगर वो लाइट विंग्ड मॉथ उस पे जाके बैठेगा और डार्क विंग मॉथ उस पे जाके बैठेगा, वो जो लाइकेन वाली ट्रंक है, तो क्या होगा, लाइट वाला तो नहीं दिखेगा, वो कैमोफ्लेज कर लेगा, बट डार्क वाला दिखेगा। तो डार्क वाले को क्या करेगी, चिड़िया खा जाएगी, प्रेडेटर्स खा जाएंगे, बट लाइट वाला सरवाइव कर जाएगा। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन अब लाइकेन नहीं लग सकते भाई, पॉल्यूशन इतना हो गया है कि लाइकेन नहीं लग सकते। तो क्या होगा, जो डार्क मतलब ट्री की वो ट्रंक है वो डार्क ही रहेगी, वहां पर लाइट बैठेगा, डार्क बैठेगा, कौन सा सरवाइव कर लेगा, लाइट विंग मॉथ नहीं सरवाइव कर पाएगा, डार्क वाला सरवाइव कर लेगा। अब ये जो डार्क वाला है वो सरवाइव कर लेगा, मतलब कैमोफ्लेज कर लिया, तो उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब देखो इनमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्वेश्चन आता है इसका जो क्या बोलते हैं जूलॉजिकल नेम है पेपरमॉथ का, वो क्या है, बिस्टन बेटुलेरिया। बिस्टन बेटुलेरिया, ये कहाँ था, इंग्लैंड में मिलता था। तो लाइट इन कलर था, बट वेरी स्मॉल नंबर ऑफ देम आर डार्क इन कलर। पहले की बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो ट्रीज हैं उसमें क्या होता था, लाइट कलर की लाइकेन आ जाती थी, और उस पे अगर लाइट वाला बैठता था और डार्क वाला बैठता था, देखो लाइट वाला बैठा है, ये लाइट वाला है, दिख नहीं रहा है, और ये डार्क वाला है, ये दिख रहा है, तो इसको क्या कर लेगी, बर्ड आएगी खा लेगी, और लाइट वाला अपने आप को क्या कर लिया, कैमोफ्लेज कर दिया, तो इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, पॉपुलेशन इंक्रीज। देन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि देखो डार्क उस पे अब क्या हो रहा है कि हमारा जो लाइट विंग मॉथ है वो जल्दी दिख रहा है और डार्क वाला नहीं दिख पा रहा है, तो ये क्या, इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो भाई इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। होप यू अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर। बाय बाय।